नमस्कार, मैं हूं कानून प्रिया और आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉग कानून प्रिया, जहां हम महिलाओं से जुड़े कानूनों और कानूनी मुद्दों पर बात करते हैं। हम 2020 को छोड़ अब 2021 में एंट्री ले चुके हैं और यही वो समय है जब बीते साल के कई सारे पर्सपेक्टिव्स पर समीक्षाएं होंगी और नए पर चर्चा होगी। तो आज हम कुछ ऐसे केसेस के बारे में बात करेंगे जो महिलाओं और ट्रांस व्यक्तियों के हक में लड़े गए और जीते गए। बात करते हैं पहले केस की, जो था विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। इस केस का पहला जजमेंट आया था 2005 में। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि महिलाओं के पास ये अधिकार है कि वो माता पिता की संपत्ति में समान अधिकार का हक हासिल करें। इस फैसले में ये स्पष्ट नहीं था कि 2005 से पहले अगर माता पिता की मृत्यु हो गई हो तो बेटियों को उनकी संपत्ति में अधिकार मिलेगा या नहीं। रोचक ये है कि फिर आया 2015 का जजमेंट, जिसमें हमारे एपेक्स कोर्ट ने कहा कि ये कानून 9 सितंबर 2005 तक संपत्ति के जीवित हिस्सेदार की जीवित बेटियों के लिए ही लागू है। पर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलट दिया और इस दुविधा को खत्म करते हुए कहा कि भले ही पिता की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकारी कानून 2005 के लागू होने से पहले हो गई हो, फिर भी बेटियों का माता पिता की संपत्ति में समान अधिकार होगा। दूसरा केस था द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पूनिया एंड अदर्स। इस केस का फैसला कहें तो भारतीय सेना में जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं उसको ध्वस्त करने वाला है। ये बहुत अजीब बात है कि इस फैसले के आने से पहले तक इंडियन आर्मी में महिलाओं को कमांडिंग पोस्ट संभालने नहीं दी जाती थी। कमांडिंग पोस्ट का मतलब होता है किसी भी सैन्य दल का कमान संभालना, उसे लीड करना। ये फैसला इस मामले में माइलस्टोन है कि अब महिलाएं भी कमांड पोस्ट संभालेंगी। इस फैसले में कहा गया कि सेना का यह नियम हमारे संविधान के आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी की रक्षा करता है उसका सीधा हनन है। अपने इस ऐतिहासिक फैसले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर महिलाओं की क्षमता और उपलब्धियों पर शक किया जाता है तो ये महिलाओं के साथ साथ सेना का भी अपमान है। अब जिस केस की हम बात करते हैं वो औरतों के मानसिक, शारीरिक हर तरह की इंटेग्रिटी से जुड़ा हुआ है। केस था स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस एस। एक नाबालिग लड़की का रेप हुआ जिसके बाद वो गर्भवती हो गई। पीड़िता पक्ष एक पिटीशन फाइल किया कि उसे प्रेगनेंसी खत्म करवानी है। मेडिकल बोर्ड के या कहे जाने के बाद कि अबॉर्शन की वजह से गर्भवती बच्ची पर कोई भी खतरा नहीं आएगा, राजस्थान हाई कोर्ट के एक सिंगल बेंच ने यह कह दिया कि उस नाबालिग लड़की के पेट में पल रहे बच्चे का भी जीने का अधिकार है संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत। जिसके बाद बच्ची के परिवार ने फिर से डिवीजन बेंच में पिटीशन दायर किया। डिवीजन बेंच ने पहले वाले फैसले को इम्प्यून्ड बताया। इम्प्यून मतलब संदेह परक, और अपने फैसले में कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि महिलाएं रिप्रोड्यूस करने का फैसला खुद ले सकती हैं, पर उसका फैसला बच्चा नहीं करने का भी हो सकता है और हमें उनके इस फैसले का सम्मान करना ही होगा, क्योंकि ये उनका अपना डिसीजन होता है, उनके अपने शरीर से जुड़ा सवाल होता है और ये चॉइस उनकी खुद की ही होनी चाहिए। अब हम जिस केस के बारे में बात कर रहे हैं वो है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमेश चंद्रा रामाबाई पांचाल। एक टेस्ट होता है 2 फिंगर टेस्ट, जिसे पीवी या फिर पर वजाइनल टेस्ट भी कहते हैं। इस टेस्ट में स्त्री सेक्सुअली कितनी एक्टिव है इसके लिए उसकी वजाइना में 2 उंगलियां डालने जैसे अमानवीय काम किए जाते हैं। ये टेस्ट
बहुत जगह पर स्पेशली रेप विक्टिम्स के मेडिकल टेस्ट के दौरान किया जाता है। गुजरात हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर इस टेस्ट को अनसाइंटिफिक बताया, कहा कि ये क्रूर और हमारे संविधान के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने जजमेंट में कहा, यह मानना बिल्कुल गलत है कि अगर कोई सेक्सुअली एक्टिव है तो वो हर किसी को कंसेंट दे दे। हमारा संविधान अपने आर्टिकल 155 में यह कहता है कि किसी भी रेप विक्टिम का सेक्सुअल हिस्ट्री कोई मायने नहीं रखता अगर उसके साथ यौन हिंसा हुई है। आप किसी लड़की को उसके खिलाफ हुई हिंसा का जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अगले केस ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि प्रोस्टिट्यूशन इज नॉट एन ऑफेंस, मतलब वेश्यावृत्ति अपराध नहीं है। काजल मुकेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते समय हमें यह याद दिलाया कि इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 के तहत किसी को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करना या कमर्शियल पर्पस से किसी को जबरदस्ती सेक्स वर्क में धकेल देना अपराध है, पर अपनी मर्जी से वेश्या होना कोई गुनाह नहीं है। और इसी फैसले के तहत उत्तर प्रदेश में एक हॉस्टल में गिरफ्तार की गई 3 लड़कियों को रिहा कर दिया गया। बढ़ते हैं अगले और फिर एक बहुत जरूरी केस की तरफ। केस है हीना हनीफा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक ट्रांस महिला को तिरुवनंतपुरम स्थित अपने कॉलेज के एनसीसी ज्वाइन करने का मन था, पर नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट के सेक्शन 6 के अनुसार एनसीसी में सिर्फ महिला या पुरुष ही भाग ले सकते हैं। नॉन बाइनरी ग्रुप्स के लिए इसमें कोई जगह नहीं थी। इसके बाद हनीफा ने इस सेक्शन को चैलेंज किया। केरल हाई कोर्ट ने यह पाया कि यह सेक्शन सेक्स के आधार पर भेदभाव करता है और इस वजह से यह एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। हाई कोर्ट ने यह साफ करते हुए कहा कि आप किसी के भी लेजिटिमेट राइट को उसके ट्रांसजेंडर होने की वजह से नकार नहीं सकते। कोर्ट ने उस कॉलेज के एनसीसी यूनिट को आदेश भी दिया कि जब तक कोर्ट प्रोसीडिंग्स खत्म न हो जाए तब तक उस एक सीट को खाली ही रखा जाएगा। अब हम जिस केस की बात कर रहे हैं वो आखिरी केस है और वो समाज को याद दिलाता है कि अपनी सोच जब तक महिलाओं पर न थोपें, क्योंकि ऐसा करने पर संविधान उनका साथ नहीं देगा। दिल्ली में रह रही एक लड़की को ऑलमोस्ट इंडिया की हर दूसरी लड़की की तरह उसके माँ बाप उनकी अपनी पसंद से शादी करने पर जोर डाल रहे थे, पर उस लड़की ने इस प्रेशर को अपनी मजबूरी नहीं बनने दी। उस 26 वर्षीय महिला ने पटियाला हाउस कोर्ट में अपने माँ बाप के खिलाफ केस दर्ज किया उनके साथ हो रही जबरदस्ती को लेकर, और हाई कोर्ट ने कहा कि कोई भी अपनी बेटी या किसी को भी जबरदस्ती मर्जी के खिलाफ शादी करने को नहीं कह सकते, और अगर वो चाहती हैं अपने परिवार से अलग रहना तो उनका परिवार या पुलिस कुछ नहीं कर सकती। आखिर में रूढ़ियों पर महिलाओं की जीत के हम जितने वाकये देखते हैं वो बहुत बड़ी और कठिन लड़ाई का परिणाम है। महिलाओं को कुछ भी थाली में परोसकर नहीं मिला। 2020 में यूं देखें तो इन सभी केसेस को देखकर हमें थोड़ी ताकत मिलती है, पर ऐसे कुछ और केसेस हैं जिन पर हमें उम्मीद होनी चाहिए कि इस नए साल में उनके साथ भी जस्टिस होगा। इसी उम्मीद के साथ आखिर में कात्यायनी की एक कविता सुनाते चलती हूँ, जहां वो एक ब्रह्म राक्षस की बात करती हैं। ये राक्षस सड़े गले सामाजिक नियम हैं जो महिलाओं को हमेशा दूसरे दर्जे तक सीमित रखने के लिए ही गढ़े गए थे। इससे पहले कि हम खुद ब्रह्म राक्षस बन जाएं, हमें इतिहास की अपनी परिभाषा को ब्रह्म राक्षसों की कैद से आज़ाद कराना होगा।
हमें उन तटों तक पहुंचना होगा जहां यह अजस्त्र धारा बह रही है। चलो इसमें एक बूंद बन बहें, ताकि हमारा रास्ता कल इतिहास के सफ़ों पर सुंदर सुरीले छंद बन अंकित हो। इससे पहले कि इस नदी की किताब बंद हो, ऐसा कुछ करें कि हमारे हिस्से के सफ़े कोरे ही न छूट जाएं। शुक्रिया। देखते रहिए ऑर्डिनरी।